ठीक है, तो आज कुछ आगे कुछ नई चीजों को और जाने, कोई इसके पास क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन था? वो आपका फंडामेंटल का पार्ट है, जब डिस्प्ले आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, एलसीडी टीएफटी ये सब जब पढ़ाया जाएगा तो उस समय चर्चा किया जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं है, अभी एक कॉमन कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे मॉनिटर में भी कई टेक्नोलॉजी है, पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर था, मोनोक्रोम जिसको कहा जाता था, ठीक है। और पहले सीआरटी का कंसेप्ट था। मोनोक्रोम में पहले क्या कंसेप्ट था? सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। उसमें कैथोड रे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो ट्यूब होता था उस पर फास्फोरस कोटिंग चढ़ा रहता था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के यूज से उसमें जो इमेजेस थे वो बनाए जाते थे, ठीक है। समय के साथ साथ कंसेप्ट कलर का है, ठीक है। तो पहले सीआरटी ही रहा, लेकिन कंसेप्ट क्या हो गया, यानी कंसेप्ट स्क्रीन जो है वो सीआरटी ही रहा, लेकिन कलर को मोनोक्रोम से बदल के हम किस पे ले आए? कलर पे ले आए। तो कलर में भी सारे कलर नहीं मिल गए, ऐसा नहीं हुआ। यानी आज से 25 साल पहले का अगर मॉनिटर मिले कलर का, तो देखिएगा वो सिर्फ 16 कलर को सपोर्ट करता था, 16, ठीक है। जैसे एक रेड में हजारों तरह का वेरिएशन हो सकता था, ठीक है। वो कहता है नहीं, अगर रेड आ रहा है तो जो मेरे पास रेड है वही मैं दिखाऊंगा, चाहे आपका रेड कुछ भी हो। नहीं समझे? तो वो 16 कलर पे पहने बना, उसको फिर उसमें इनहेंस किया गया, 256 कलर हुआ। उसके बाद इनहेंस किया गया, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ कलर आया, जिसमें 16 बीट, 24 बीट, 32 बीट आप कलर्स का इस्तेमाल आज के डेट में आप कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन हम मॉनिटर को रखेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट का कलर है वो एक्चुअलिटी उतना ज्यादा आएगा, ओके। तो इस दौरान में सीआरटी भी था, लेकिन सीआरटी के बाद एक कंसेप्ट दिया गया एलसीडी का, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का, ठीक है। उसमें लिक्विड विक्विड भरा रहता है, ऐसे आप स्क्रीन को दबाइएगा तो मोबाइल में भी बहुत सारा होगा, ठीक है, तो आपको लगेगा पानी जैसा कुछ है, ठीक है। तो एक क्रिस्टल टर्म है, क्रिस्टल में क्या होता है आप देखते हैं, ऐसे भी क्रिस्टल लगाते हैं तो बहुत सारे इंद्रधनुष, रंग धनुष जो है उसमें फूटने लगते हैं, तो कुछ इसी मैकेनिज्म, इसी टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और लिक्विड को एक माध्यम बनाया गया, ओके। उसके बाद जो कंसेप्ट आया आपका टीएफटी का है, टोटल फ्लैट फ्रंट ट्यूब, टीएफटी। तो एक्चुअली टीएफटी कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। वो एलसीडी ही हो सकता है या एलईडी भी हो सकता है, टीएफटी, ठीक है। जैसे पहले जो था ना, देखिएगा ओवल में होता था, और जितने भी टीएफटी बोले ना वो सब क्या होता है? फ्लैट होता था, या फ्लैट या फिर आगे से कर्व्ड होता था ऐसे, ठीक है। ज्यादातर टीएफटी में क्या होता है? फ्लैट, ठीक है। जो कर्व्ड में ओवल के शेप में ऐसे होता था उसको हम लोग टीएफटी नहीं बोलते थे, वो सिंपल स्क्रीन बोलते। जो स्ट्रेट हो गया दैट इज कॉल्ड टीएफटी, ठीक है। उसके बाद जो ट्यूब में स्क्रीन में जो नया कंसेप्ट आया अभी राइट नाउ, जो हम लोग हालांकि उसके पहले भी ये आया था एक क्या बोलते हैं, जो आपके बाहर बड़े बड़े जो लगाए जाते हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा में क्या था ना, प्लाज्मा भी एक अलग टेक्नोलॉजी था, ठीक है। और उसमें भी एक फास्फोरस या कुछ और चीज यूज किया जाता था, और वो ऑब्जेक्ट को बर्न करा के इमेजेस को प्रोड्यूस करता था। तो बर्निंग में क्या होता है ना, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो हुआ कि जो प्लाज्मा ट्यूब बनेगा ना, वो इंडोर के लिए नहीं होगा, क्योंकि स्पेशली क्या हुआ कि इंडोर में एलसीडी ट्यूब को देखा गया या जनरल मॉनिटर को देखा गया कि धूप में रख देंगे तो समझ ही में नहीं आता, मोबाइल खोलते हैं नहीं समझ में आता है, नहीं आता है ना, हाई ब्राइटनेस करना पड़ता है तो थोड़ा समझ में आता है ना, ठीक है। वो भी आ जाता है कब? जब आप एलईडी यूज करते हैं, एलसीडी दे देंगे तो वो और दिक्कत होगा आपको, ठीक है। तो ये रियलाइज किया गया कि अगर हमको कुछ मार्केटिंग अप्रोच से आना है, कुछ पब्लिक मैसेज अगर हमको देना है, हम जंक्शन पे जा रहे हैं, हमको रेलवे का पूरा चार्ट वहां पे डिस्प्ले कराना है, ठीक है, दिन का उजाला है, उसमें यूजर्स को दिखना चाहिए, व्यूअर्स को दिखना चाहिए, कैसे होगा? क्या हम एलसीडी पैनल लगा देंगे तो काम होगा? तो जवाब है कि नहीं, उससे तो नहीं होगा। तो वही प्लाज्मा टेक्नोलॉजी वहां पे लाया गया। तो जो भी प्लाज्मा आप देखेंगे वो बड़े बड़े मॉनिटर होते हैं, छोटे छोटे मॉनिटर, ये सब कंप्यूटर आपको प्लाज्मा में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दिया जाएगा तो वहां पे काफी वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करने लगेगा,
पूरा माहौल गर्म हो जाएगा और एसी नीडेड हो जाएगा वहां पे, कि आपको उस गर्मी को, ठीक है, कम करने के लिए वहां पे एसी इन्वायरमेंट लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो ये रखा गया कि ये जो जनरल एलसीडी का कंसेप्ट है, जिसे टीएफटी आप मॉनिटर के रूप में देखते हैं, ठीक है, इसे हम लोग इंडोर में यूज करेंगे और आउटडोर में हम क्या यूज कर लेंगे, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। जो बड़े बड़े मॉनिटर देखते हैं प्लाज्मा, हालांकि अब वो रिप्लेस्ड हो गया है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा खत्म हो गया है, कहीं कहीं पे अभी भी प्लाज्मा आपको मिलेगा। अब एलईडी का कंसेप्ट आ गया, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो ये रियलाइज किया गया कि इस डायोड में, ठीक है, अगर हम कितना भी कंट्रास्ट, हाई कंट्रास्ट में प्रोड्यूस करेंगे तो वो उतनी गर्मी नहीं देता है, ठीक है। इसलिए हम इसका इस्तेमाल इंडोर पे भी कर लेंगे और आउटडोर में कर लेंगे। इंडोर में थोड़ा कंट्रास्ट को कम रखेंगे, आउटडोर में कंट्रास्ट को बढ़ा देंगे, ठीक है। दूसरा चीज, इसमें एक और फायदा है कि छोटे छोटे पैनल का, ठीक है, एक सीक्वेंस बना के हम एक बड़ा पैनल भी खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रियलाइज किया गया कि कॉस्टिंग भी कम हो जाएगा, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाएगा, और साथ साथ कोई एक पैनल खराब होगा तो सिर्फ उसी को रिप्लेस कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा, पूरे पैनल को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आजकल प्लाज्मा की जगह पे भी मार्केट में बड़े बड़े स्क्रीन जो है वो एलईडी ही रिप्लेस हो रहे हैं। हाँ, डायोड होता है, डायोड आप मार्केट में जाइएगा तो मिलेगा, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, ठीक है, डायोड के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। ओके, वो डायोड भी बर्न होता है, जलता है, जैसे कैसे बल्ब जलता है उसी तरीके से वो डायोड भी लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड, यानी एक ऐसा डायोड जो क्या एमिट कर रहा है, छोड़ रहा है लाइट, ठीक है। तो उस लाइट के कंट्रास्ट को हम बढ़ा लेंगे तो हम सन रे में भी देख सकते हैं। इसी कंसेप्ट को यूज करके, ठीक है, प्लाज्मा को भी किसके द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है। ओके, बाकी आप जब पढ़िएगा थोड़ा बहुत बता दिए, बाकी आप जब फंडामेंटल पढ़िएगा और वहां बताया जाएगा तो पूरा आपको डेप्थ में बताया जाएगा। ओके, और कोई क्वेरी? क्वेरी इसलिए पूछ रहा है कि मन में जो जो बातें हैं, ठीक है, अगर मैं प्राइमरी भी अभी आपको दे दूंगा तो जो जिज्ञासा था वो कम से कम अभी शांत हो जाएगा। हम ये सोच सोच के आए थे, सुने थे, पर जानते नहीं है, तो एक बार पूछ ले। इसलिए अब ये क्वेरी चला रहे हैं कि पहले आप लोग से है, फिर तो हम अपने तरफ से तो बहुत सारी बातें करेंगे आपसे। और कोई क्वेरी? सिंक्रोनाइज उसको बोला जाता है, सिंक्रोनाइज्ड और एसिंक्रोनाइज्ड। ये एक्चुअली ये नेटवर्किंग का ये कंसेप्ट है, ठीक है। जब डाटा ट्रांसमिट होता है ना, तो ट्रांसमिशन के समय दो मैकेनिज्म होता है, एक सिंक्रोनाइज्ड मैकेनिज्म होता है, एक एसिंक्रोनाइज्ड मैकेनिज्म होता है, ठीक है। एसिंक्रोनाइज्ड मैकेनिज्म आप मान के चलिए जैसे एक ट्रेन है और वो ट्रेन इंजन से शुरू होती है और पीछे गार्ड के बोगी पे जाके खत्म होती है। तो सब कोई को पता है कि इंजन अगर दिख रहा है तो स्टार्ट हो गया, और गार्ड का बोगी दिख रहा है तो खत्म हो गया। माने अब इसके बाद एक ट्रेन चली गई, दूसरी ट्रेन आएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस। क्या बोलते हैं? एसिंक्रोनस, यानी जिसमें इंजन और गार्ड का कंसेप्ट हो उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस। एक कंसेप्ट आया है डीएमयू, चलती है ट्रेन, उसमें पता ही नहीं चलता है इंजन कौन है और बोगी कौन है, समझ गए? उसमें नहीं पता चलता है। डीएमयू, डीएमयू या इलेक्ट्रिक ईएमयू, ईएमयू बोला जाता है। ट्रेन वगैरह सफर करते होंगे तो ये ईएमयू डीएमयू का कंसेप्ट है, नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। ज्यादातर लोकल ट्रेन में इसका इस्तेमाल होता है, पैसेंजर चलती है, उसमें इंजन उंजन नहीं रहता है, ठीक है। इंजन कहीं उसी बीच में से एक बोगी इंजन बना हुआ है, ठीक है। हाँ, मौका मिलेगा तो ईएमयू डीएमयू को देखिएगा आप, ओके। उसमें कोई आगे इंजन नहीं रहता है, जैसे बाकी ट्रेनों में आप देखते हैं ना, उस तरह से उसमें नहीं रहता, ठीक है। मैं ये वर्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो आप नेटवर्किंग पढ़िएगा, वहां बताया जाएगा आपको उसके हिसाब से, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उस ट्रेन को देखेंगे तो ट्रेन शुरू हुआ ये पता चलेगा, बोगी है, सब तो बोगी है, खत्म कब होगा नहीं पता है, पहले से कोई आइडेंटिफिकेशन हमको नहीं है। तो ये आइडेंटिफिकेशन कैसे है? बोगी, हर बोगी के बीच का गैपिंग फिक्स है, ये गैप को वेरीफाई करो, और जैसे गैप बढ़ जाए समझ जाओ ट्रेन खत्म हो गया। मतलब आप टाइम गैपिंग देखिए, ठीक है। तो ये जो टाइम गैपिंग पे
डेटा को डिटरमाइन करने का जो कंसेप्ट है ये हो गया सिंक्रोनस। क्या हो गया? सिंक्रोनस। और जहां पे स्टार्ट आ जाए और स्टॉप आ जाए, मतलब हम स्टार्ट भेजे तो समझो डेटा आएगा, और स्टॉप भेज दे दिए तो समझो कि वो डेटा बंद हो गया, मतलब समझो एक इंफॉर्मेशन पूरा। अब जो दोबारा स्टार्ट मिलेगा तो तुम दूसरा इंफॉर्मेशन समझो। यहाँ पे क्या है कि एक सर्टेन गैपिंग है, जब तक इस गैपिंग पे डाटा मिलता जाए एक ही इंफॉर्मेशन का पार्ट है, मानते चले जाओ। और जैसे गैपिंग बढ़ जाए, एक इंफॉर्मेशन पूरा हुआ, अब दूसरा इंफॉर्मेशन आएगा, तो ये सिंक्रोनस हो गया। ठीक है, जो स्टार्ट स्टॉप से रिकॉग्नाइज करे वो एसिंक्रोनस, और जो टाइम गैपिंग पे रिकॉग्नाइज करे, ठीक है, वो सिंक्रोनस। बाकी आप जब नेटवर्किंग में आइएगा वहां पे आपको पता चलेगा, फंडामेंटल में भी थोड़ा नेटवर्किंग पढ़ना। ठीक है, आई थिंक वर्ड तो आप समझ गई होंगे। ओके, ये बहुत जगह मोबाइल मोबाइल में भी मिलता होगा आपको, मोबाइल में भी ये वर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, जहां कम्युनिकेशन होगा वहां पे ये वर्ड्स होंगे। और कोई वर्ड्स जो, हाँ बोलिए। प्रोसेसर का क्या मतलब, बोलिए प्रोसेसर का मतलब। वर्ड प्रोसेसर, आप इसको पहले से कुछ समझते हैं? आप अपने लेवल पे कुछ जानकारी है इसके बारे में आपको? क्या जानकारी, हाँ बोलिए। जैसे बिल्कुल, पिछले हम इसकी क्लास में जिक्र किए थे, पूरा क्लास में करीब जिक्र इसकी हुई थी। पहले तो मैं बता दूं कि प्रोसेसर कई तरह के, ठीक है, और हम जिस कंप्यूटर की बात, या वो बाजार में जो कंप्यूटर की बात होती है, वो जो प्रोसेसर होता है उसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, हालांकि हम अगर एक ग्राफिक्स कार्ड की बात बोले तो वो भी अपने आप में क्या है, एक प्रोसेसर। एवरी चिप इज अ प्रोसेसर, जो प्रोसेसिंग करे वो क्या हो जाएगा, तो ग्राफिक्स ग्राफिक्स का काम कर रहा है ना, प्रोसेस कर रहा है ना, तो वो भी प्रोसेसर है। साउंड साउंड का काम कर रहा है ना, तो वो भी क्या है, प्रोसेसर है। ठीक है, तो प्रोसेसर कई हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रोसेसर जो आपको गाइड किया जाता है वो एक्चुअली सीपीयू के बारे में बोला जाता है। उस प्रोसेसर को हम प्रोसेसर ना बोल के माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, आज के डेट में क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, वैसे ग्राफिक्स कार्ड को भी हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के ही श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, ओके। माइक्रो प्रोसेसर, ये जब आप फंडामेंटल पढ़िएगा तो आपको हिस्ट्री बताया जाता है कि शुरुआत डायोड से हुआ, सॉरी वैक्यूम ट्यूब से हुआ, फिर ट्रांजिस्टर का कंसेप्ट आया, फिर आईसी का कंसेप्ट आया। ठीक है, फिर एक आईसी क्या है, तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर का कॉम्पोजिशन है, एक सर्टेन छोटे से जगह में बहुत सारे ट्रांजिस्टर का कॉम्पोजिशन। तो जब हजारों ट्रांजिस्टर का कॉम्पोजिशन बनाया गया तो आईसी कहा गया। जब कई हजारों, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 बनाया गया तो उसको वीएलएसआई टेक्नोलॉजी बोला गया। जब लाखों मिलियंस आने लगे तो यूएलएसआई टेक्नोलॉजी हो गया, जो अभी चल रहा है। चीजें वही है, प्रोसेसर तब भी था प्रोसेसर, आईसी तब भी था आईसी, अभी भी है। अंतर क्या है कि जो एक छोटा सा आईसी देख रहे हैं, ठीक है, तब के जो समय में जब आईसी हम बोल रहे थे, तब के समय में इसमें 1,000 ट्रांजिस्टर फिट होते थे। ठीक है, अब इसी छोटे में, ठीक है, जब वीएलएसआई हुआ तो अब 10,000 हो गए इसी छोटे में। अब यूएलएसआई हुआ तो इतना ही रीजन में अब कई मिलियंस ट्रांजिस्टर्स आ गए। और जाहिर बात है कि जितना नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ेंगे, कंप्यूटर की कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांजिस्टर ही गेट का निर्माण करता है, और गेट से ही आपका इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये जो आप i3 i5 जो सुनते हैं, ये आपका सीपीयू है। ठीक है, और उसी के बारे में वो बताता है। हालांकि ग्राफिक कार्ड के भी बारे में बताता है कि इंटीग्रेटेड है, इसमें एनवीडिया लगा हुआ है, इसमें रेडन लगा हुआ है। ठीक है, तो वो खरीदने जाइएगा, इसके बारे में हम चर्चा कर दिए थे, और हमने बताया था कि शुरुआती दौर पे 3 कंपनी बनाती थी। आपका, हाँ, एक इंटेल, एक आपका एएमडी, और मोटरोला। ठीक है, और उसके बाद मोटरोला धीरे धीरे आउटडेटेड हो गया, सेचुरेट कर गया अपने आप को, दूसरे फील्ड में लगा दिया। ठीक है, तो मेन लीडिंग कंपनी आज के डेट में है, और भी होगी, मैं यही नहीं है कि यही 3 कंपनी को बोल रहा हूँ, और भी छोटे मोटे कंपनीज होगी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होगी या लिमिटेड होगी उनका। जो शुरू में ये 3 पॉपुलर थे जिनके प्रोसेसर कंप्यूटर्स में आते थे,
बाद में मोटरोला हट गया और सिर्फ लीडिंग कंपनी के तौर पे क्या बन गई। मार्केट में आप जितने भी कंप्यूटर्स आज के डेट में देख रहे होंगे सब आपका इंटेल या AMD होगा, कोई दूसरा आपको नहीं दिख रहा होगा। दोनों बढ़िया है। आ, वो भी बताए थे आपको, अब आप डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर पे इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत सारा सॉफ्टवेयर पे आप काम करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर में आपकी रुचि है, आप हर सॉफ्टवेयर को जानना और समझना चाहते हैं, उस हिसाब से तो मैं रेकमेंड करूंगा कि इंटेल ले लीजिए। लेकिन बहुत ज्यादा आप ग्राफिक्स इनहेंस है, गेमिंग ज्यादा करते हैं, ठीक है, एनिमेटेड चीजों में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, लैब से रिलेटेड आप काम करते हैं, ठीक है, तो उस केस में मैं रेकमेंड करूंगा कि इंटेल से बेस्ट आपका AMD होगा, राइजन ले। ठीक है, ग्राफिक्स, गेमिंग, ठीक है, लैब का काम करना है, फोटो लैब का काम करना है, ठीक है, कोई मैरिज का आप वीडियो बना रहे हैं, मूवी बना रहे हैं उसका, इस तरह के काम करने हैं, तो यहाँ पे आप, मैं कहूंगा मेरा रिकमेंडेशन है कि आप AMD पे जाएं, वैसे आप इंटेल भी लेके काम कर सकते हैं। ठीक है, उसका कारण भी मैंने समझाया था कि सॉफ्टवेयर के हिसाब से मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दुनिया में जितनी भी सॉफ्टवेयर आज के डेट में आप यूज कर रहे हैं, नया हो पुराना हो, सबका कहीं ना कहीं इंटेल के साथ टाई अप है। इंटेल उनको फॉलो करता है, वो इंटेल को फॉलो करते हैं, क्योंकि इंटेल सबसे पुरानी कंपनी है। ठीक है, तो कोई सॉफ्टवेयर आप चलाएं ना चले ऐसा तो आप नहीं चाहिएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप गो फॉर इंटेल। ठीक है, लेकिन AMD पे सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं ऐसा नहीं है, वो भी चल जाएंगे। हो सकता है कि कुछ एक आध सॉफ्टवेयर ऐसा भविष्य में मिल जाए या वर्तमान में भी मिल जाए ऐसा सॉफ्टवेयर जो मेरे काम का नहीं है, लेकिन हम फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, कुछ बग आ जा रहा है उसमें। ठीक है, तो ये AMD के साथ हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 100% वर्ल्ड में जितने सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज हैं सबका AMD के साथ टाई अप, ये जरूरी नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल यूजर के लिए, एक पढ़ने लिखने वाले यूजर के लिए, चाहे आप इंटेल लें चाहे आप AMD लें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप स्वतंत्र हैं, आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते। क्लियर? ठीक है, पैसा है तो अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का ले लीजिए, पैसा कम है तो इकोनॉमिक कॉन्फ़िगरेशन का ले लीजिए। ठीक है, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन पैसा है ले लीजिएगा तो थोड़ा उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जो आप नॉर्मल वाला जो आपके लिए 4 साल काम करेगा वो आपके लिए 5 साल काम कर जाएगा। ठीक है, ये एक फायदा होगा और कुछ। उतना गैप उतना नहीं होता है, उतने के लिए तो आपका नॉर्मल चल जाएगा, चाहे आप ग्राफिक्स कार्ड लगा के लें या ना ले। ठीक है, जो आप लैपटॉप लेंगे 5 साल उसका भी इस्तेमाल करेंगे, ग्राफिक्स कार्ड के लेके उसका भी आप 5 ही साल इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड का वेरिएशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली हायर स्पीड की तरफ क्या होने लगेगा, मूव होने लगेगा। नहीं, आप फोन लेते हैं 3 साल 4 साल के बाद धीरे धीरे आपका माइंड जो है डाइवर्ट होना शुरू होता है। ये 5G आ रहा है, ये 870 प्रोसेसर आ गया है, ठीक है, 30,000 दाम है, अभी महंगा है, थोड़ा सस्ता हो जाएगा, लेकिन डाइवर्ट हो रहा है माइंड। अब हम अपने फोन को बदलने के बारे में सोचना शुरू कर दिए, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, हो सकता है कि आपका जो सिस्टम लिया वो 10 साल चले, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि खराब हो जाएगा 5 साल के बाद, चलने के लिए तो वो 10 साल भी चलेगा। ठीक है, बहुत सारे आज से 20 साल पहले के लोग सिस्टम रखे हैं, 486 386, सिर्फ ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, काम करने के लिए हाँ, काम ही नहीं हो पाएगा। आज का जो सॉफ्टवेयर है वो लोड ही नहीं ले पाएगा, उसमें रैम लगा हुआ है, 4 MB का रैम लगा हुआ है। हाँ, डॉस चलता था तब, और 4 MB के रैम में आप चलाइएगा, विंडो चलेगा आपका, कोई विंडो 3.1 का वर्जन नहीं चलेगा आपका। उसके लिए भी मिनिमम, विंडो 3.1 के लिए भी मिनिमम 32 GB रैम होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो चलने के लिए कोई ड्यूरेशन नहीं है, वो तो 10 साल चल जाएगा, उसी पे बदलता जाता है। ठीक है, और ये रुकने वाला भी नहीं है। अब मैंने पहले भी कह दिया है कि आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि जो हम सोच लिए है वो जीवन, एक बार सोच लिए 100 साल चलेगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आप 100 सॉफ्टवेयर बना दिए हैं, ये सॉफ्टवेयर बना दिए 100 साल तक बेचेंगे, ऐसा भी नहीं होने, 10 साल तक बेच लेंगे, उसके बाद लोगों की डिमांड बदल जाएगी, जरूरतें बदल जाएंगी, तरीका बदल जाएगा,
तो आपको नए तरीके के अनुसार क्या करना होगा, सॉफ्टवेयर को सोचना होगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का यही तरीका रहता है। क्लियर? ठीक है, पहले तो अब तोप बनाया जाता था। ठीक है, तोप देखते होंगे, गोला आगे रख दिखाता है सीरियल वगैरह में, गोला आगे डालता है, आग लगाता है, बूम। ठीक है, अब मिसाइल दाग देता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो आज भी रहता वही। ठीक है, हालांकि कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा वो देखने के लिए तोप हो। ठीक है, ओके। तो ये प्रोसेसर पे चर्चा चली थी, और कुछ आप लोगों को और कोई क्वेश्चन? अच्छा है, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ऑनलाइन में क्वेश्चन है कोई? ऑनलाइन? ओके, वायरस वगैरह पे हम लोग डिस्कस किए थे, वर्ड सुना हुआ है? सुना हुआ है, कभी चर्चा नहीं हुआ है वायरस पे? नहीं हुआ। वर्ड सुना हुआ है, लेकिन ये वर्ड अच्छा वर्ड नहीं है, ये भी जान सुने होंगे कि नहीं नहीं ये वर्ड से कुछ दिक्कत है, ऐसा समझ में आ रहा है? पूरा नहीं पता होगा, लेकिन ये तो पता है कि वायरस ही ठीक नहीं है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, ऐसे जानकारी होगी? नहीं है? नहीं है, बहुत लोगों को नहीं है। चलिए इसको छोड़िए, आ जाते हैं बायोलॉजिकल वायरस, बीमारी वाले वायरसेस। ना उस पे भी आ जाएंगे ना, सब जुड़ा हुआ चीज है ना। हम शुरू पहला दिन बोले थे ना कि बिना मतलब का हम कोई बात नहीं करेंगे ना, जितना देर क्लास में रहेंगे सब मतलब का, हंसेंगे हंसाएंगे भी तो मतलब वाला। ठीक है, तो बायोलॉजिकल वायरस के बारे में बात करते हैं, जैसे जॉन्डिस का वायरस, हेपेटाइटिस बी का वायरस, सब सुने होंगे। ये तो सुने होंगे कि वायरस भाई बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा, सैकड़ों गुना छोटा होता है। ये किसी माध्यम से एंटर कर जाता है, ठीक है, और हमें बीमार करना शुरू कर देता है। ठीक है, ओके, हमारे हमको क्या करना शुरू कर देता है, बीमार। तो अभी वायरस आया आया और तुरंत बीमार हो गए, ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है, तो कैसे होता है? धीरे धीरे। कैसे धीरे धीरे होता है वो वायरस, क्यों धीरे धीरे करता है? मतलब एक वायरस जो हमें दिख नहीं रहा है, वो मेरे इतने बड़े शरीर को आज आया और 2 दिन के बाद पूरे शरीर को खराब कर दिया। कोरोना भी वायरस है। ठीक है, बहुत लोग इन्फेक्टेड हो गए, 3-4 दिन के अंदर में कंडीशन बिगड़ जाती थी, ऐसा सुनने में आता था। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, क्या करता है वायरस का प्रॉपर्टी क्या है? नॉट हेपेटाइटिस बी की बात नहीं कर रहे हैं, एवरी वायरस, चाहे कोरोना वायरस हो, हेपेटाइटिस वायरस हो, कोई भी वायरस, सारे वायरस की प्रॉपर्टी एक ही होगी। और वो प्रॉपर्टी जो होती है वायरस का, वो होता है रेप्लिकेशन। अमीबा पढ़े होंगे बायोलॉजी में, तो एक अमीबा टूट के दो अमीबा, दो चार, सुने होना है ना। यहाँ पे भी ये वायरस वही करता है, रेप्लिकेशन। ठीक है, ये रेप्लिकेशन कैसे होता है? ये होता क्या है ना, कि हमारे शरीर में पहले तो वायरस के लड़ने के लिए एंटीबॉडी होता है, वो हमारा शरीर जो है बनाते रहता है। अब उसको बायोलॉजिकली में बहुत नहीं है, लेकिन उसको शायद WBC में रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसी से या कुछ और, बायोलॉजी पूरा नहीं जानते हैं। तो होता क्या है, WBC घटता बढ़ता रहता है, कभी भी आप टेस्ट कराइएगा ना, एक एग्जैक्ट एक नहीं आएगा, कभी ज्यादा कभी कम, क्योंकि शरीर हमेशा आपका 24 आवर क्या रहता है, फाइटिंग में रहता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे अज्ञात वायरसेस है, रोज आ रहा है, फाइट करके शरीर जीत जा रहा है। ठीक है, ओके, साइंस भी जान रहा होगा कि ये सब जो अज्ञात है ये कुछ हमारा बिगाड़ने वाला नहीं है, छोड़े हुए। ठीक है, कोरोना के बारे में जाना था, तो बहुत, ये तो खतरनाक है। ठीक है, इसका आज तक एंटीबॉडी हम किसी शरीर में देखे ही नहीं। ओके, तो एंटीबॉडी एक्चुअली क्या होता है, हमारे अंदर में जो एंटीबॉडी बनता है वो भी रेप्लिकेशन होता है, फोटोकॉपी। यानी एक फोटोस्टेट मशीन लगा हुआ है, जो हमारे एंटीबॉडी को हमेशा क्या कर रहा है, क्योंकि एंटीबॉडी तो मर रहा है। ठीक है, आप खाना खा रहे हो, फोटोकॉपी कर रहा है, बना रहा है, पूरा कर रहा है, यानी आपके शरीर को हमेशा क्या रख रहा है, तैयार रख रहा है।
ठीक है, सैनिक 5,000 थे, 1,000 मर गया, फिर से 1,000 तैयार कर दे रहा है, टोटल 5,000 बनाए रख रहा है। ठीक है, ओके। जो वायरस आता है ना, क्योंकि जब वायरस आया, इंटर इसलिए कर गया कि आपका जो एंटीबॉडी है उसकी पहचान, ठीक है। अब वो करता क्या है कि जो WC बनाने वाला जो स्कीम है ना, उसी स्कीम में जुड़ जाता है। अब कहता है ना कि WC मत बनाओ, उसका फोटोकॉपी मत करो, मेरा फोटोकॉपी करो। यानी उसको ये समझाने लगता है कि मैं ही WBC। ठीक है, आप कोरोना का हिस्ट्री उससे जानिएगा तो थोड़ा थोड़ा उससे भी पता चलेगा। मैं ही WBC हूं, ऐसा वो बता देता है उस फोटोकॉपी बनाने वाले को। और वो उसका भी क्या करने लगता है, फोटोकॉपी बनाने लगता है, और WBC जो जितना बच गया था वो उतने पे रुक गया आपका। अब लगा वो रेप्लिकेशन होना, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10। ठीक है, इस तरह से वो पूरे आपके ऑर्गन्स को क्या कर लिया, कवर कर लिया। हालांकि आपका शरीर फाइट करने की कोशिश किया, लेकिन WBC की संख्या तो लिमिटेड थी, उतना फाइट किया। अगर उतना में फाइट करके टॉलरेट कर लिया शरीर, तब तो बना देगा। वो फोटोकॉपी को कहेगा अरे तुम गलत बना रहे हो, हम लड़के हरा दिए हैं, मेरा वाला बनाओ, तब तो ठीक हो गया। लेकिन अगर नहीं किया तो फिर तो आ गए मुश्किल, क्योंकि वो WBC घटते जाएगा, हमारे शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या होते जाएगी, वीक होते जाएगी। ठीक है, वीक होते 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 धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स फेलियर होने लगे। समझ में आ रहा है? वायरस भी कंप्यूटर में इसी तरीके से काम करता है। आता है, अपना फोटोकॉपी बनवाना शुरू कर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। तो वायरस में सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी वायरस में। बायोलॉजिकल में भी यही होता है, और कंप्यूटर के भी वायरस में भी यही होता है। बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग को हार्म पहुंचाता है, और कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर को हार्म पहुंचाता है, स्पेशली सॉफ्टवेयर बट सम टाइम हार्डवेयर। आ जाता है, खुद आ जाता है। क्योंकि कंप्यूटर का वायरस सर खुद साइड नहीं आता, उसको जब भी भेजता है तो लोग ऑप्शन वगैरह मिलता है, जिससे अब वो अब आ जाते हैं, वहां पे आते हैं, वहां पे आते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजिकल वायरस भी ह्यूमन मेड हो सकते हैं। जैसे कोरोना के बारे में कहा जाता है कि चाइना से आया है, आविष्कार करके निकाल दिया गया। ठीक है, बहुत सारे वायरस चमगादड़ में होंगे, कुछ और में होगा, सब करा के कुछ एक नया वायरस बना दिया। यार चमगादड़ तो सब जगह है, सब चमगादड़ पे अध्ययन कर रहा है, इसमें क्या है वायरस, तो ये वायरस है। ठीक है, उल्लू में ये वायरस है, इसमें ये वायरस है, और क्या किया, सबको मिला के एक नया वायरस। ये तो हम इसका सोचे ही नहीं थे, और सोचे भी थे एक दो कॉम्बिनेशन से सोचे थे, वो 10 कॉम्बिनेशन को मिला के बना दिया। ठीक है, वैसा कोई और सोचा ही नहीं था, नहीं समझे। तो ये हो गया। लेकिन वायरसेस कुछ ह्यूमन मेड भी होते हैं, कुछ नेचर के द्वारा भी होते हैं, प्राकृतिक भी होता है। कुछ प्राकृतिक भी वायरसेस आ जाते हैं, जो किसी जानवर से ह्यूमन बीइंग में पहुंच जाते हैं। क्लियर? कंप्यूटर का वायरस कंप्लीटली मैन मेड वायरस है, क्योंकि कंप्यूटर का वायरस एक प्रोग्राम होता है। जैसे आप आगे सी सीखेंगे, जावा सीखेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, वैसे ही एक प्रोग्राम होगा जो वायरस है। ठीक है, जैसे पॉजिटिव माइंडेड वाले जो जो प्रोग्रामर होंगे वो पॉजिटिवली काम करेंगे। अच्छा, उनको जोड़ घटाव गुना भाग के लिए काम कराना है, प्रोग्राम बना देंगे। अच्छा, उनको पेरोल सिस्टम निकालना है, प्रोग्राम बना देंगे। अच्छा, एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं ना, ठीक है, कि उनके रैम को हीट कर दे, डिस्ट्रक्टिव माइंड। तो टैलेंट दोनों तरफ जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, और जब नेगेटिव गया तो कंस्ट्रक्टिव सोचेगा ही नहीं, वो हमेशा कहाँ सोचेगा, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो उसके कंप्यूटर में बिना दिखे, बिना उसको विजिबिलिटी के साथ उसके कंप्यूटर में एंटर कर जाए, और उसके सारे फाइल को डिलीट कर दे। ठीक है, दिस इज वायरस। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात? हम बना रहे हैं, कहीं वायरस, कंप्यूटर का वायरस कहीं से उड़ के नहीं आया। ठीक है,
ये कोई धूल कंकड़ से आ जा रहा है ऐसा एकदम ये सब भ्रम निकाल लीजिए। ये कोई धूल कंकड़ नहीं है, एक प्रोग्राम है जो आप में से कोई एक ने इन्वेंट किया है परेशान करने के लिए। क्या करने के लिए? परेशान। शुरू में कोई नहीं सोचा था कि ऐसा भी चीज होगा। जॉन वॉन न्यूमैन, फंडामेंटल में पढ़ाया जाएगा, उनके आर्किटेक्चर पे, उन्हीं का बनाया गया आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर समझते हैं ना? नक्शा, ठीक है। जैसे अब बिल्डिंग बनती है तो नक्शा होता है ना, कंप्यूटर भी बनेगा तो नक्शा होगा ना। तो इस नक्शे का हिसाब किताब उन्होंने दिया था कि भाई इसी नक्शे से तुम बनाओ। उन्हीं के नक्शे कदम पे आज तक कंप्यूटर बन रही है। जॉन वॉन न्यूमैन, उनके बारे में फंडामेंटल में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो बना दिया गया, कंप्यूटर चलने लगा, कमर्शियली भी यूज होने लगा, ठीक है। अब जैसे सॉफ्टवेयर सब पॉजिटिव माइंडेड थे, ये नेगेटिव कैसे हो गया किसी को पता भी नहीं था। अब जैसे इसी में दो प्रोग्रामर है, एक ये प्रोग्रामर है, एक ये प्रोग्रामर है। इन लोगों ने कहा ना कि एक तो हम लोग गेम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गेम। उस समय जॉन वॉन न्यूमैन थे, ठीक है, अभी नहीं है, उस समय थे। तो एक तो गेम बनाते हैं, गेम खेलेंगे हम लोग। क्या गेम होगा भाई? हम तुमको बिना बताए तुम्हारे फाइल को कुछ भी करेंगे, तुम बिना मेरे बताए मेरे फाइल को कुछ भी करोगे, ठीक है। इसको इस गेम का नाम उन्होंने रखा था कोड वार, कुछ ऐसा नाम रखा था, कोड वार गेम। मिलिए गूगल में टाइप कीजिएगा, आ जाएगा कोड वार, ठीक है। बना दिया लोग, बना के खेलना शुरू। जब ये बातें, जब आप खेलिएगा तो आप जानिएगा, आप दोस्त हैं आगे क्या कर रहे हैं ये, अरे आप चार लोगों को बताएं, धीरे धीरे ये बात पहुंच गई जॉन वॉन में। तो कहेंगे अरे तेरी, ये तो बहुत खतरनाक चीज हो गया। सॉफ्टवेयर तो बनाना ही है भविष्य में, लेकिन इस तरह का सॉफ्टवेयर बन गया कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में इंटर कर जा रहा है और उसको बिना बताए, बिना उसकी जानकारी के उसके फाइल को डिलीट कर दे रहा है, एडिट कर दे रहा है। ये तो वायरस है। उन्होंने उसी समय कह दिया ये तो ये जो बन गया है, इत्तफाकन जो बन गया है, ये एक्चुअली वायरस है, ठीक है। अब जो हो गया है अब तो होता रहेगा, अब जो हो गया है, अभी तो इत्तफाकन हुआ है, अब जानबूझ के होगा और ये होता रहेगा। भविष्य में इसका इलाज आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? तो भाई इलाज क्या ढूंढा गया? ठीक है, हमको हेपेटाइटिस ना हो बचने के लिए वैक्सीन ले लेते हैं, ठीक है, एंटीडोज ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि एंटीडोज अगर कोई डॉक्टर बढ़िया है तो कहिए 100% है, नहीं देगा गारंटी, 100% कोई नहीं देगा, क्योंकि बीसीजी का टीका लेने के बाद भी लोगों को टीबी हो जाता है, ठीक है। तो 100% दावा नहीं है, 90% लेगा, 95% लेगा, ठीक है। 100% कोई दावा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी सेफ तो है ही, लोग बच रहे हैं। क्योंकि अगर जब वैक्सीन नहीं था तब का रेशियो और वैक्सीन होने के बाद के रेशियो में काफी बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए वैक्सीन तो कारगर है ही। तो हमारा बिलीफ सिस्टम तो वैक्सीन पे होना ही चाहिए, पर 100% कोई नहीं कहेगा। हम जो एंटीवायरस बनाते हैं वो भी 100% नहीं है। अरे चोर पुलिस का खेल है ना, चोर ने नया टेक्निक बनाया, पुलिस ने सोचा नहीं, चोरी हो गया, ठीक है। चोर टेक्निक बना रहा है, पुलिस उसके पहले ही उस टेक्निक को फॉलो अप कर चुका है, पकड़ लिया कि अगला ये स्टेप ये उठाने वाला है, उससे पहले ही वो प्लानिंग करके बैठ गया, पहुंच गया वहां पे, पकड़ा गया। तो ये तो खेल क्या है, चोर पुलिस का है। मैंने तो शुरू में बोला कि माइंड, टैलेंट जो है दो तरफ जा रहा है, एक पॉजिटिव टैलेंट तो दोनों है, ठीक है। महाभारत में कृष्ण भगवान का है शकुनी के बारे में, ठीक है। भाई ये टैलेंट अगर पॉजिटिवली लगाता तो पता नहीं क्या होता धरती का, ये बोले हैं स्पष्ट बात। तो उसके टैलेंट को माने कि ही इज अ टैलेंटेड मैन, उनको भी पानी पिला दिया, ठीक है। तो टैलेंट तो था ही, लेकिन किस माइंड किस तरफ जा रहा था? डिस्ट्रक्शन की तरफ, ठीक है। और कृष्ण भगवान का टैलेंट किधर जा रहा था, अर्जुन का टैलेंट किधर जा रहा था? कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो ये चलेगा, ये चलेगा। एंटीवायरस कंपनी, ठीक है, जो बचाव के लिए ये कोशिश हमेशा आपसे दिन रात 24 घंटे आपके लिए लगी रहती है, कहती है कि आप इंस्टॉल कीजिए मेरे में, मैं अपडेट देता रहूंगा, आपको अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। और 24 घंटा मैं आपके लिए लगा हुआ हूं
कि कोई भी वायरस आपके सिस्टम में अटैक ना करे। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि ऐसा लंबे समय तक किया, कभी ना कभी जो वायरस बनाने वाला है वो उससे भी नया कुछ सोच डाला, हो जाता है बीच में। सुनते होंगे 2 साल पहले रैंसम वायरस आ गया, दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर बंद हो गए। क्या एंटीवायरस नहीं था, लेकिन वो नया प्लान कर लिया था। एंटीवायरस में उस प्लान का कोई एंटीडोज पहले से दिया ही नहीं गया था, एंटीवायरस होने के बावजूद वो क्या हो गया, एंटर कर गया, लॉक कर दिया कंप्यूटर को और कहा कि पैसा भेजिए तो लॉक खोल देंगे, नहीं तो वैसे ही रहेगा। फिर हालांकि 8 घंटे या 12 घंटे के अंदर में ही, ठीक है, उसका एंटीडोज तैयार हो लोग कर लिया, अपडेट पैच भेजा लोग, ठीक है, फ्री हो गया। ठीक है, तो ये चलता रहेगा। इसीलिए मैंने बात बोला क्या कि 100% हम एश्योर होके नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, एंटीवायरस कंपनी कहती है कि हम बचा लेंगे, आपको भरोसा रखिए, भरोसा करना भी पड़ेगा कि वही बचा भी रहा है। अगर एंटीवायरस नहीं रहे तो रोज आपका सिस्टम, ठीक है, वायरस से इन्फेक्टेड हो। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका वायरस और एंटीवायरस। एंटीवायरस बहुत सारी कंपनी बनाती है, कुछ इंडियन कंपनी भी है, क्विक हिल आप सुने होंगे नाम, तो ये इंडियन कंपनी है। ठीक है, नॉर्टन भी बनाती है, मैकेफी बनाती है, उसके अलावा एवास्ट बनाती है, और भी बहुत सारा है। एक एन नोड करके है, नोड नोड करके, नोड 32 करके आती है। ठीक है, सैकड़ों सैकड़ों बहुत सारी कंपनीज है आज की डेट में। तो अगर कंप्यूटर खरीदे, ठीक है, तो आप एक एंटीवायरस उसी समय क्या कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। हालांकि अगर बहुत सारे लाइसेंस लेंगे तो मिल भी जाता है, बहुत सारा देता भी है। ठीक है, जैसे डेल वगैरह का लीजिएगा या एचपी का खरीदिएगा तो मैकेफी वो देता है, 1 साल का फ्री आपका रहता है, बाद में अपडेट करते रहिएगा। ठीक है, बहुत महंगा नहीं रहता है, 500-600 तक, 800 तक रहता है। तो मान के चलिए कि 800 रुपये में मेरा कंप्यूटर साल भर के लिए क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी क्या होता है कि सब चीज होने के बावजूद भी आपका सिस्टम अनसिक्योर होता है, क्योंकि इसकी वजह आप भी होते हैं और आपका बहुत जुझारूपन या बहुत नया नया चीज सीखने के व्यू पॉइंट से भी हो जाता है। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आप लाते हैं, ठीक है, जो लाइसेंस्ड है, उसका आप उसको क्रैक करने की कोशिश कीजिएगा, कहीं से क्रैकर लाइएगा, वो क्रैकर वायरस भेजेगा, एंटीवायरस उसको रोकेगा। आप कहेगा ना बिना इस क्रैकर का काम नहीं हो रहा है, एंटीवायरस को डिसेबल कर दीजिएगा, क्रैकर को इंस्टॉल कर लीजिएगा, वायरस आ गया। तो कभी कभी हम लोग खुद भी वायरस लाने में ये होते हैं। ठीक है, वैसे कहा जाता है अननोन चीज है, जो चीज नई जानकारी है उसको आप यूज नहीं करना चाहिए, अननोन साइट को एक्सेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद बचाव के रूप में हमारे पास एंटीवायरस ही एकमात्र सॉल्यूशन। अब एंटीवायरस अगर नहीं खरीदते हैं तो क्या बचाव नहीं है? ठीक है, ऐसा भी नहीं सोचेंगे, पूरा कहना कि गलत है, बचाव नहीं है, विंडो बचाव देती है। अगर आप कंप्यूटर खरीदते हैं, विंडो लाइसेंस्ड है, विंडो 10 या 11 जो भी है, लाइसेंस्ड आप ले रहे हैं, दे रही है, तो आपका कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं भी लेते हैं तो भी बचाव होता है, क्योंकि विंडो वायरसेस से बचाव करने के लिए खुद में एक ऑप्शन देती है जिसे हम विंडो डिफेंडर कहते हैं। ठीक है, तो जब तक एंटीवायरस आप नहीं दिए हैं तब तक क्या करेगा, विंडो डिफेंडर काम करेगा। लेकिन विंडो डिफेंडर में क्या है ना कि अपडेट मिलता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ एंटीवायरस पे फोकस नहीं की हुई है, वायरसेस पे नहीं फोकस की हुई है। उसके पास हजारों तरह के सॉफ्टवेयर है, वो उसका हर तरफ फोकस है। नहीं, एमएस ऑफिस पे भी फोकस है, नया विंडो का वर्जन बनाना है उस पर भी फोकस है, कोई नया विंडो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेट करना है उस पर भी फोकस है। बात समझे? और जो एंटी वायरस बनाने वाली कंपनी है उनका फोकस सिर्फ किस पे है? ठीक है, तो इससे वो जल्दी सोचेगा, ये भी सोचेगा, लेकिन हो सकता है इसको सोचने में डिले हो जाए। इसलिए अगर ना भी है तो विंडो डिफेंडर आपको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन बेहतर विकल्प यही है कि आप एक एंटीवायरस के साथ ही कंप्यूटर परचेज कीजिएगा। ठीक है, ओके, परेशानी से बचना है। उससे फायदा ये होगा कि अगर वायरस बाद में रखिएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, वायरस डालिएगा,
तो वायरस का काम होता है ना इंजेक्ट करना, वैक्सीनेट करना। क्या काम होता है? तो वैक्सीनेशन, कंप्यूटर में वैक्सीनेशन का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को एक प्रोग्राम छोड़ना। क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही 1000 फाइल का लोड लिए हुए, अब मान लीजिए 100 नया वायरस आपके कंप्यूटर में मिला, तो आपका एंटीवायरस 100 वैक्सीन लगाया और 100 नया प्रोग्राम दे दिया किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। पहले 1000 को लोड करके आ रहा था, अब 1100 को लोड करके वो अगली बार में आएगा। तो सिस्टम बूट होने में टाइमिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, स्लो हो जाएगा। समझ गए? इसीलिए शुरू से ही एंटीवायरस रखना चाहिए, क्योंकि पहले तो वो आने ही नहीं देगा। आया वो दरवाजा से बाहर ही उसको पहचान करके क्या कर देगा? भगा देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, इंटर करना ही नहीं देगा। और अगर इंटर करेगा भी तो इक्का दुक्का ना करेगा, तो वैक्सीनेशन भी क्या होगा? इक्का दुक्का ना होगा, और सिस्टम का परफॉर्मेंस आपका क्या रहेगा? ठीक है, चलिए तो आज की सेवा यही तक।